गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो 10 बजे वाली क्लास है वो है जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों की। आपको पता होगा कि मैंने आपके लिए जो है एक नई क्लास स्टार्ट कर रखी है, जो कि आज हमारी 11वीं क्लास है, जिसमें हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर के 12 क्वेश्चनों को समझते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन समझते हैं? 12 क्वेश्चन समझते हैं। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वनडे होने वाला हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या किसी कांस्टेबल का एग्जाम हो, किसी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, डिफेंस में हो, सभी में आपको ये जो है 12 क्वेश्चन हेल्प करेंगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से समझते हैं, उसके पॉइंट्सों को समझते हैं और उसे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इसका जो आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा इन क्वेश्चनों के 12 क्वेश्चनों का, वो मिलेगा टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगा बच्चा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर वहां से भी हमें टेलीग्राम पे फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें से किस गवर्नर जनरल को भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो पहला फैक्ट्री एक्ट बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है किसको? लॉर्ड, ये जो दिया जाता है लॉर्ड रिपिन को दिया जाता है, ठीक है। किसको? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो लॉर्ड रिपिन है उनको पहली फैक्ट्री एक्ट बनाने का श्रेय दिया जाता है भारत में। ये एक अच्छा व्यक्ति था, इसने भारत के लिए काफी कुछ जो है हम कह सकते हैं किया है। देखिए इनके बारे में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। लॉर्ड रिपन जो थे वो 1880 से लेकर 1884 तक भारत के वायसराय थे। रिपिन ने जो है उदारतावादी थे, और ब्रिटिश राज में इन्होंने, लॉर्ड लिटन ने भारतीय पर जो जाचक निर्बंध लगाए थे ना, उनको लॉर्ड रिपन ने कम किया था। रिपन अपने कार्यकाल में ही भारतीयों को जो है खुश करने के लिए और भारतीयों के बीच वर्णभेद काम करने के लिए यूरोपियों का न्याय क्षेत्रों में बदलाव करने का निश्चय किया था। 1883 में करीब इन्होंने काउंसिल सदस्य पीसी इल्बर्ट, जो इल्बर्ट थे, उनके द्वारा एक मसौदा बनाया गया था जिसमें इल्बर्ट बिल कहा गया था, उसमें भी बदलाव कर दिया था। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये जो थे काफी अच्छे व्यक्ति थे, भारत को और ब्रिटिश शासन को इन्होंने मिलाने का मतलब काम किया था कि दोनों अच्छे से काम कर सके, अच्छे से हो पाए सब, तो वो थे। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर है। और इनको पहली फैक्ट्री एक्ट बनाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कॉस्मोलॉजी में इनमें से किससे जुड़े बातों का अध्ययन किया जाता है? काफी बार क्वेश्चन करा चुका हूं, कॉस्मोलॉजी के बारे में बता भी रखा है। ब्रह्मांड का अध्ययन करा जाता है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन के लिए होता है? ये ब्रह्मांड का अध्ययन इसमें करा जाता है, यानी कि आकाशगंगा गैलेक्सी का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्ष चरित्र के मुताबिक कौन हस्ती सेना का प्रमुख था? तो हस्ती सेना का प्रमुख कौन था? सिकंदरगुप्त। कौन था? सिकंदरगुप्त था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। वैसे आपने यहाँ भी देख लिया होगा, सिकंदरगुप्त जो था वो हर्ष चरित्र है उसके मुताबिक, हर्षचरित्र जो है उसके मुताबिक हस्ती सेना का क्या था? प्रमुख था, ठीक है। अब सिकंदरगुप्त की बात करेंगे तो प्राचीन भारत में 3रे से 5वीं सदी तक शासन करने वाला गुप्त राजवंश का 8वां राजा था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी बनी हुई है पाटलिपुत्र। हुणुओं ने गुप्त साम्राज्य पर जब धावा बोला तो परंतु सिकंदरगुप्त ने उनकी सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया था। और हुणुओं के अतिरिक्त उसने पुष्य मित्रों को भी विभिन्न संघर्षों में पराजित कर रखा है। पुष्य मित्रों को परास्त करने अपना और नेतृत्व की योग्यता और शौर्य के सिद्धांत कर सिकंदरगुप्त ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी और विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? सिकंदरगुप्त को। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दी। विष्णु स्तंभ का निर्माण किसने कराया? सिकंदरगुप्त ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक है? कौन है? तो ये है पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, पूछा जाता है पंडित रविशंकर की पुस्तक का नाम बताओ, पूछ लेता है, तो माई म्यूजिक माई लाइफ अगर आपके ऑप्शन में होगा, माई म्यूजिक माई लाइफ जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं हर दिन जो है आपको एक पुस्तक और अध्ययन साथ में
पहाड़ियों के बारे में, ये एक एक दो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैं रखता जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे पूछा जाता है, ठीक है ना। और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ज्यादा से ज्यादा, जिसमें इसमें जितने लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं उतने क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, पक्की बात है। 12 क्वेश्चन मैंने 10 से 12 कर दिए क्योंकि मुझे लगा आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है, आप लोग देख रहे हो दबा के। अब मैं सोच रहा हूँ 12 से 15 कर दूं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर एक दिन में हमारे 25 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 के पीछे अगर आप एक जीरो लगा देंगे तो 10 दिन में 250 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 10 दिन में कितने हो रहे हैं, और 25 या 75 यानी कि आपके 750 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कितने दिन के अंदर, ये मात्र आपके एक महीने के अंदर 750 क्वेश्चन फ्री में तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर वीडियो को शेयर करो, और हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पर इस वीडियो को शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, जहां पर भी आप जिस प्लेटफॉर्म पर आप उपलब्ध हो वहां पर शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम का फिर मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जीके फैक्ट्स करंट करके है, या आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और वहां पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्विज डालते रहते हैं हम लोग आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो वहां पर भी उसको ज्वाइन जरूर करिए, ठीक। तो पंडित रविशंकर याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। पंडित रविशंकर की बात करेंगे। 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में पैदा हुए पंडित रविशंकर ने नृत्य के जरिए कला जगत में प्रवेश किया था, लेकिन 18 साल की उम्र में इन्होंने नृत्य छोड़कर सितारा जो है सितार ये सीखना शुरू कर दिया था। अब सितार के जादू से बंधे पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खान से दीक्षा लेने और मेहार पहुंचे और खुद को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा स्थान आता है भारत का, बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों की अगर बात करेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा सड़कें कहां पर हैं, तो वो भारत के अंदर है, दूसरे पर। 2013 में बताया गया था डेटा के अनुसार करीबन 4,68,98,42 किलोमीटर यहाँ पर सड़कें हैं, ठीक है। और अधिक का सड़क तंत्र है भारत के अंदर। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र ये बताया गया था। भारत में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। आपके अंदर एक होगा कि सर सब फिर पहले नंबर पे कौन है जब दूसरे पे भारत है, तो पहले पर बात करेंगे तो अमेरिका है, ठीक है। भारत और चीन जो है, भारत तो दूसरे पर है, चीन तीसरे पर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सड़क तंत्र जो है वो कहां पर है, अमेरिका के अंदर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भारत के अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, ये क्वेश्चन है। तो भारत के अगर बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार में लगभग जो डिग्री का अंतर है वो है 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार में भारत का कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। अच्छा, इसी के बिहार पर एक क्वेश्चन और आता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हालांकि काफी बार क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। पहला है गुजरात, उसके बाद ऊपर में आप राजस्थान देख सकते हैं, यहां पर आप जो देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी वाला इलाका है, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, इधर जो है झारखंड पड़ता है, यहां से भी गुजरती है। उसके बाद बात करूं तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल मिलाकर 8 राज्य ऐसे बनते हैं जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति है? तो इसमें से कौन सी ऐसी जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी है? यह है गोंड जनजाति। काफी बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाता है और आपसे पूछता है गोंड जनजाति कहां पाई जाती है, गोंड जनजाति किस कास्ट में आती है, गोंड जनजाति क्या है, क्या इसका इतिहास है, इस तरीके से पूछा जाता है। पूरा मैंने आपके लिए यहाँ पर रख रखा है। गोंड, गोंड जो है एक जनजाति है और समुदाय भारत की एक प्रमुख जनजाति समुदाय है। भारत के तटीय प्रदेश विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा,
पठार छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली ऑस्ट्रेलियाड नस्ल तथा द्रविड़ परिवारों की एक जनजाति है, जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गए थे ये लोग। ठीक है, तो ये इनका कुछ इतिहास है। अगर आज के समय में बात करें तो मोदियाल गोंड जैसे समूह हैं जो गोंडो की जातीय भाषा गोंडी है और द्रविड़ परिवारों के और तेलुंगा, कन्नाड़, तमिल आदि जैसे संबंधित अपना रखते हैं। परिचय यह जातियां उत्तर प्रदेश में सोनभद्रा, मिराजपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोई, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बालिया आदि जनपदों में निवास करती है। आज के समय में बता रहा हूं मैं आपको, आज के समय में यहाँ करती है। इनकी जनसंख्या 15 लाख से भी ज्यादा की है इस समय। ठीक है, तो ये आपको करंट के और पीछे इनका इतिहास के बारे में हमेशा याद रखना है। तो भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। कहां पाई जाती है मैंने बता दिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी मीटर है बताइए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कितनी मीटर की है, कितनी की है बच्चा? तो ये जो है 182 मीटर यानी कि करीबन 597 फीट की है। 597 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अब मैंने दोनों पॉइंटों को यहाँ रख रखा है, एक क्या मीटर में भी और फीट में भी। अगर आपसे दोनों में से किसी में भी पूछे तो आपको आंसर फटाक से जो है कर देना है। ठीक है ना, तो 182 मीटर और 597 फीट की ऊंचाई वाला है। ठीक है, कौन है, किसकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी? आपको पता होगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उनकी ये प्रतिमा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? है कहां पर? तो ये भारत का राज्य है गुजरात, गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त करा है? बहुत बड़ी उपलब्धि दी है अभी। किसको दी है? ये जो उपलब्धि मिली है वो मिली है रतन टाटा सर को। किसको मिली है? रतन टाटा सर को। बी बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा कि पीएम केयर फंड ने जो है रतन टाटा जी को नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस है केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करियर मुंडा, उनको पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। दोनों के नाम भी याद रखिएगा, साथ में रतन टाटा सर का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुई है। ये जो हुई है फिल्म छेल्लो सो। क्या? छेल्लो सो फिल्म है, छेल्लो लो सो, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। गुजराती फिल्म है एक। ठीक है, और ये जो है पान नलीन द्वारा लिखी हुई है, निर्देशित किया गया है इसको। और फिल्म को संपूर्ण कहानी जो है गांव के एक बच्चे पर पूरी कहानी ये बना रखी है। तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑस्कर 2023 के लिए अभी नॉमिनेट हुई है। हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ गया था? तो आपको पता होगा राजू श्रीवास्तव, बहुत बड़े कॉमेडियन और हमेशा सबको हंसाने वाले। और अभी 41-42 दिन तक ये जो थे अस्पताल में थे, एम्स के दिल्ली के अंदर है। काफी अपनी जो है जिंदगी और मौत के बीच में ये थे, लड़ रहे थे। और बीच में खबर भी आई थी कि ठीक हो गए हैं, जल्दी जो है घर आ सकते हैं, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, एक्सरसाइज कर मतलब जिम गए थे, जिम जाते वक्त इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से भर्ती थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया 58 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस बॉलीवुड अभिनेता को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको? आलिया भट्ट को जो है किया गया है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा आलिया भट्ट को ही अवार्ड दिया गया है। तो ये थे आज के टॉप 12 क्वेश्चन। आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाता है, लिंक मिल जाता है, सभी का पीडीएफ मिल जाती है। तो टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वर्कआउट नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।